सॉरी, पहले वाले वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से अपना वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं हुआ था। तो अपन नेक्स्ट जो वीडियो है, इसी वीडियो में अपन जो अपनी पिछली क्लास छूटी हुई थी उसी का विस्तृत अध्ययन वापस कंटिन्यू करते हैं। तो अपनी मतलब 14वें नंबर की 14 नंबर की विशेषता कंप्लीट हो गई थी, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। वो अपन ने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था। अब उससे आगे नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता का समन्वय। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत व संसदीय संप्रभुता के मध्य मार्ग को अपनाया गया है। हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बताया गया है, साथ ही उसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के उन आदेशों तथा संसद द्वारा निर्मित विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं हो। मतलब जो अगर संविधान के अकॉर्डिंग कानूनों का निर्माण नहीं होता है, मतलब जो संविधान के द्वारा बताया गया है कि आपको इस स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग कानूनों का निर्माण करना, अगर वो उस टाइप में कानूनों का निर्माण नहीं होता है तो उससे क्या है, संविधान अवैध घोषित कर सकता है। मतलब संविधान में अवैध घोषित करने की शक्ति किसके पास है? न्यायालय के पास है। ठीक है साहब। अब विश्व शांति का समर्थक है। जब आप सभी को पता है भारत क्या है, भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है। भारत का स्लोगन रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे। भारत न तो किसी देश की सीमा व आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है और न ही अपने देश के किसी भी देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त करता है। मतलब भारत न तो किसी भी देश के शासन व्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप करता है और अपनी शासन व्यवस्था के अंदर भी किसी भी दूसरे स्टेट के द्वारा या देश के द्वारा अगर शासन पर हस्तक्षेप करता है तो वो भारत को भी नगण्य है। भारत भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है। मतलब भारत ने स्टार्टिंग से कौन सी नीति को अपनाया था? गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। आपातकालीन उपबंध। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह एवं युद्ध की स्थिति में अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में तथा अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर संपूर्ण देश या देश के किसी भी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसमें शासन राष्ट्रपति के अधीन संचालित होता है। ठीक है साहब। मतलब इमरजेंसी की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। 352, 356 और 360 के अकॉर्डिंग अगर संसद चाहे तो राष्ट्रपति से सलाह मशवरा करके राष्ट्रपति को कहकर मतलब बहुमत के आधार पर इमरजेंसी लगवा सकती है। अगर वित्तीय स्थिति आ जाती भारत के सामने या अगर भारत में बाहरी आक्रमण हो तब 352 का यूज लिया जाता है। राज्यों में आंतरिक अशांति हो तो 356 का यूज लिया जाता है। अगर संपूर्ण देश में वित्तीय स्थिति आ जाती है तो 360 का यूज किया जाता है। इकहरी नागरिकता। मतलब भारत कितने 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड है। अलग अलग राज्य होने के बावजूद भारत में क्या है? इकहरी नागरिकता है। और नागरिकता का कॉन्सेप्ट अपन ने कहाँ से लिया था? इंग्लैंड से लिया था। ठीक है बच्चों। लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट अपन ने पहले डिस्कस किया था पिछले वीडियो में वेलफेयर स्टेट के बारे में। मतलब संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी में यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श निश्चित किया गया है। इस हेतु केंद्र व राज्य सरकारें नागरिकों को पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाए, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। जहाँ तक संसद हो, आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। केंद्र और राज्य सरकारें संविधान में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, जिसके लिए नियोजन की पद्धति को अपनाया गया है। ठीक है बच्चों। हाँ, एक और बात,
अपन ने जो अभी ये सीरीज लॉन्च की है उसमें अपन 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है आरपीएससी से संबंधित, अभी आरपीएससी की बुक्स का अपन सॉल्यूशंस कर रहे हैं। फिर इसके बाद में अपन एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक का सॉल्यूशंस करेंगे। इसमें क्या है कि मतलब अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, मतलब अपना बेसिक और नॉलेज तैयार हो जाएगा। अगर जिनका बेसिक नॉलेज कंप्लीट है वो मतलब अगर एडवांस क्लास और एडवांस पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहा है तो वो मतलब इस सीरीज के द्वारा उनका क्या है प्रीवियस नॉलेज वापस गेन होगा। और हाँ, जो रिवीजन मोड के तौर पे पढ़ रहे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो है ना मतलब शांति से बस वीडियो देख ले, और जैसे जैसे अब मैं रीड कर रहा हूँ वैसे धीरे धीरे एक बार रीड कर ले। उससे क्या है कि उनका रिवीजन तैयार होगा और प्रीवियस जो नॉलेज है वो वापस रिकॉल होगा। अगर आपने पहले अच्छे से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी है तो ये आपके एक रैपिड रिवीजन के तौर पे ये सीरीज पूरी काम आएगी। तो मेरा मेन मोटिवेशन यही था कि एक तो बच्चों का बेसिक स्टैंडर्ड इस सीरीज के द्वारा ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़ है अगर जिनका बेसिक स्टैंडर्ड ठीक है उनका प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे काम आ जाएगा, उनका प्रीवियस नॉलेज रिकॉल हो जाएगा। और जो रिवीजन एक मतलब रिवीजन मोड के तौर पे मतलब उनका एक बार रैपिड रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आगे है 20 नंबर की अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था, मतलब आर्टिकल 3338 यानी कि 338 और 338 क और 338 ख। इसमें एसटी एससी के बारे में मतलब उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। और संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातीय क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाओं और संसद विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 के तहत अनुसूचित जातीय और अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में और विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है साहब, और तो इतनी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। हाँ, ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रियम्बल। मतलब हमारे संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना है, मतलब ये प्रियम्बल अभी मतलब आप स्कूल्स की कोई सी भी बुक्स उठा लो उसके पीछे एक पूरी प्रियम्बल छपी हुई है। वो क्यों? क्योंकि एक मतलब सभी को संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करने के लिए, सभी को रिकॉल करने के लिए प्रियम्बल दी गई है। अगर अपन अब प्रियम्बल को ढंग से पढ़ लेना तो अपना संविधान का बेसिक नॉलेज तैयार हो जाएगा। अगर क्लास लेनी चाहे तो प्रियम्बल पर भी 1 या 1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास हो सकती है, क्योंकि प्रियम्बल इतना विस्तृत है। अगर एक एक वर्ड का अपन डिस्क्राइब करें ना तो काफ़ी लंबी क्लास हो सकती है। देखेंगे कोई दिन, सोचेंगे प्रस्तावना के ऊपर भी क्लास लाने की। हमारे संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना है जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्यों को स्पष्ट किया है, जिससे संविधान की क्रियान्विति तथा उसका पालन संविधान की मूल भावना के अनुसार किया जा सके। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। मतलब प्रियम्बल क्या है? संविधान की एक छोटा सा सारांश, संविधान की एक रूपरेखा ही प्रियम्बल कहलाती है। संविधान की मूल प्रस्तावना एक बार पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब जैसे मतलब सभी को नॉर्मली लैंग्वेज पे याद होनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब सभी को पता होना चाहिए कि अपना संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे प्रियम्बल के प्रस्तावना में कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसकी एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए आज मिति माघ शुक्ल सप्तमी 26 नवंबर 1946 को हम संविधान को आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब कुछ कुछ मतलब वर्ड्स अपने की वर्ड्स होते हैं वो अपने को रटंत मुख जुबानी याद होनी चाहिए। अब अपन वापस एक बार प्रस्तावना को देख लेते हैं। क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय की बात है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, एक
1 2 3 4 5 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख क्या है 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल शपथ में, जो मैंने पहले बोला था, हालांकि मेरे को तो याद है बट अपन अभी लिखित रूप में और पढ़ रहे हैं। माघ शीर्ष शुक्ल शपथ में संवत 2006 विक्रमी को यथत द्वारा हम संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा कुछ कीवर्ड्स और जोड़े गए थे, जो इस प्रकार है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रतिस्थापित किया। यह वेलफेयर स्टेट बनाने के हिसाब से ही इसमें संविधान में संशोधन किया था। राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता, क्योंकि अपना भारत क्या है, एक अखंड राज्य है, तो अखंडता को प्रतिस्थापित करने के लिए एकता की एक राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है साहब। संविधान की विस्तृत विवेचना हम भारत एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। हम भारत के लोग संविधान के निर्माताओं के अनुसार संप्रभुता अंततः किसमें है, जनता में नहीं थे, क्योंकि शुरुआत मतलब प्रस्तावना के शुरुआत में कहा गया है कि हम भारत के लोग। अब उद्देश्य भाग में क्या आया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि कोई भी विदेशी शक्ति या कोई भी देश अपने देश की शासन व्यवस्था के प्रति निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय लेने का अधिकार किसको है, खुद भारत को ही है। समाजवाद वही सेक्युलर स्टेट पहले अपन ने डिस्कस कर लिया, पंथ निरपेक्ष पहले डिस्कस कर लिया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य इनके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, गणराज्य, गणराज्य व्हाट इज द गणराज्य, गणराज्य क्या है। इसका अर्थ यह है कि भारत में राज्य अध्यक्ष या सर्वोच्च शक्ति वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा होता है। भारत में इलेक्शंस मोड होते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति भी इलेक्टेड किया जाता है, यूनिकी मतलब वंशानुगत, जैसे इंग्लैंड में महारानी के वंशज द्वारा वहाँ के इंग्लैंड में कंट्रोल किया जाता है, शासन व्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है। ऐसा भारत में नहीं है। भारत में यहाँ का प्रेसिडेंट क्या है, इलेक्टेड होता है। ठीक है साहब। अब जो तीसरे भाग के अंतर्गत 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की हुई है। और कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 2 प्रकार की समानताएं और बंधुत्व के का वर्णन मतलब प्रस्तावना के अंतर्गत किया हुआ है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, यानी कि व्यक्ति के मान सम्मान और गरिमा का ध्यान कौन रखेगा, स्वयं राष्ट्र रखेगा। राष्ट्र की एकता मतलब क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद को महत्व न देकर देश की एकता के भाव को क्या है, व्यक्ति और समाज और राष्ट्र तीनों अपने हृदय में संजोए रखे। अखंडता आपने पढ़ लिया, भारत क्या है, अखंड राज्य है। एकता ही राष्ट्र की एकता है और के साथ क्या है, अखंडता शब्द सुनिश्चित किया है। ठीक है साहब। ये अपना संविधान की का निर्माण, संविधान की व्याख्या और संविधान की विशेषता के बारे में वर्णन किया है। अब इसी सीरीज में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे और उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। अब इनके एमसीक्यू नेक्स्ट टॉपिक के मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन इनके एमसीक्यू सॉल्व आउट नहीं करेंगे, ये केवल एक रिवीजन मोड के तौर पर क्लास है। इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी वीडियो आएंगे वो थ्योरी बेस्ड होंगे। ठीक है बच्चों। इसमें क्या है कि अपन रोज एक चैप्टर का विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसको रीडिंग के तौर पर अध्ययन करेंगे। इससे क्या है कि मैंने पहले बताया था कि इससे अपना बेसिक स्ट्रक्चर्स मजबूत होगा। तो आप सभी ने मेरे को ध्यानपूर्वक सुना। मेरे वीडियो को जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या जो मैं टीचिंग के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर और के टॉपिकों के ऊपर जो वीडियो बनाता हूँ, उनको आप लोगों को वो वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही मेरे जब भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आए उनको आप अच्छे से एक बार देखने का कष्ट करें, और इससे आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स और बेटर होगा। ठीक है साहब। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।